नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नीलम, आपकी योग शिक्षक। स्वागत है आपका योगा स्टेशन के आज के अभ्यास में। आज का विषय है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि गर्भाशय की गांठ। इसको रसौली भी कहा जाता है और यही बच्चेदानी की गांठ भी कहलाती है। इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम है लियोमायोमास। फाइब्रॉइड्स एक आम समस्या है। 20 से 70% महिलाओं में ये पाया जाता है। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो आप परेशान मत होइए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कैसे योग और आहार आपकी इस समस्या को धीरे धीरे नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हम महिलाओं में दो मुख्य हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन मिल करके हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मासिक धर्म है उसको नियंत्रित करते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का आपस में संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जिसकी मात्रा शरीर को चाहिए, अगर उससे ऊपर नीचे जब ये हार्मोन्स होते हैं तो आपको कई प्रकार की दिक्कतें शुरू होती हैं। जो आज दिक्कत की हम बात कर रहे हैं वो है बच्चेदानी की गांठ। जब ये हार्मोन संतुलित नहीं होते हैं तो आपके यूट्रस की दीवारों के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो फाइब्रॉइड्स किसी को भी हो सकते हैं, पर जिन महिलाओं के मदर साइड की महिलाओं को ये दिक्कत होती है तो आपको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये गांठें मांसपेशियों और ऊतकों यानी कि टिश्यूज से बनी हुई होती हैं, जो आपके गर्भाशय की दीवारों के अंदर ही पनपना शुरू हो जाती हैं। या तो ये एक गांठ के रूप में मिलती है या फिर कई सारी गांठों के गुच्छे के रूप में विकसित होना शुरू हो जाती हैं। इनका आकार 1 मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बड़ा या फिर उससे भी बड़ा आकार का हो सकता है। तुलना के लिए ये एक बीज जितने छोटे से लेकर एक तरबूज जितने बड़े आकार तक के भी हो सकते हैं। ये गांठ कई प्रकार की होती है, वो निर्भर करता है कि इसका विकास कहाँ पर हो रहा है। ये आपके गर्भाशय की सबसे बाहर वाली परत के ऊपर हो सकती है, दोनों परत के बीच में हो सकती है, परत के अंदर हो सकती है, या फिर आपकी यूट्रस की कैविटी यानी कि जो मुख्य गुहा होती है उसके अंदर भी हो सकती है। जो सबसे कॉमन है वो है दोनों परतों के बीच वाली गांठ। इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स भी कहा जाता है। इसलिए जब ये गांठें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो आपके पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग यानी कि भारी रक्तस्राव होने लगता है, जिसके साथ साथ आपको तेज़ दर्द भी महसूस होता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके यूट्रस के अंदर मोटी मोटी गांठें होंगी, जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हमारी यूट्रस ब्लड को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करती है, छोटी बड़ी होती है, और इन गांठों की वजह से आपको तेज़ दर्द महसूस होता है। आपकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी बार आपके पीरियड्स हर 10 से 20 दिन में रिपीट होते हैं, यानी कि महीने में 1 से 2 बार आपकी साइकिल आना शुरू हो जाती है। इसके साथ क्योंकि ये गांठें आपकी गर्भाशय के अंदर हैं तो आपकी जो यूट्रस है उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, जिसके कारण कई बार महिलाओं का पेट बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिससे आपकी बेली बहुत लटकी हुई और बड़ी नज़र आती है। और जो हैवी ब्लीडिंग आपको पीरियड्स के दौरान हो रही है उसकी वजह से आगे के आने वाले समय में आपको अनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो सकती है, जो कि काफ़ी बार फाइब्रॉइड्स की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सामान्य पाया गया है। जिन लोगों के फाइब्रॉइड्स गुच्छे में होते हैं और आकार में भी बड़े होते हैं तो धीरे धीरे ये जो गर्भाशय है वो ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव डालता है, क्योंकि ये दोनों आगे पीछे होते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आपका एक लक्षण है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, यानी कि बार बार आप पेशाब करने के लिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो ब्लैडर है उसके ऊपर कंटिन्यूसली आपकी यूट्रस दबाव दे रही होती है इन फाइब्रॉइड्स की वजह से। यही फाइब्रॉइड्स आपको कमर में दर्द देते हैं। इसके अलावा महिलाओं में कई बार कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी देखी गई है। इसके साथ महिलाएं शारीरिक संबंध बनाते समय बहुत कष्ट महसूस करती हैं। ये भी एक लक्षण फाइब्रॉइड से ही जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक तरीके से हम इन गांठों को 6 महीने में धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये लंबे समय तक जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करते जाना है। तो इनको ठीक करने के लिए हमें काम करना होगा 4 चीज़ों पर। सबसे पहला है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का साथ में ठीक से काम करना। ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रेस हार्मोन से। तनाव का एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है।
जब हम प्राणायाम और योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो कॉर्टिसोल हमारे शरीर में कम बनना शुरू होता है, जिसके कारण हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है और अच्छे से काम करता है। दूसरा, हैवी ब्लीडिंग होने से जो खून में कमी आती है, अनीमिया, उसके लिए मैं आपको कुछ डाइट टिप्स दूंगी जो आपको फॉलो करने हैं, अपने खान पान में उनको इंक्लूड करना है। बहुत आसान है, बस कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको करने से आपके आयरन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा कारण होता है मोटापा, यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके फाइब्रॉइड्स और ज़्यादा बड़े होते चले जाते हैं। इसीलिए आपको रोज़ाना 30 मिनट की वॉक करनी है, सैर पर जाना है। ये वॉक करते वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, वो ये कि आपकी जो वॉक है वो थोड़ी तेज़ गति से होगी। चौथा, ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उनमें भी फाइब्रॉइड ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसीलिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, या तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले करके विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले लें, या फिर आपको सिंपल एक चीज़ करनी है। सुबह सुबह जब सूरज निकलते हैं आप बाहर जाइए, आपको सूरज की तरफ पीठ करके 5 मिनट बैठना होता है। हमारी जो स्पाइन होती है, मेरुदंड होती है, वहाँ से ही विटामिन डी बॉडी में जाता है। तो आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। या फिर एक पतला कोई कपड़ा लेकर के भी आप रख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट बस उस धूप में आपको बैठना है। बहुत तेज़ धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय भी अगर आप बैठेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये चारों चीज़ें आपको एकदम शिद्दत से फॉलो करनी है। चलिए अब मैं वो योग और प्राणायाम आपको बता देती हूँ जो आपको रोज़ाना करने हैं। अगर आपको समय ना मिले तो हफ्ते में कम से कम 4 बार इनको ज़रूर करें। इनको खाली पेट करना है, या फिर अगर आपने कुछ खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप आराम से इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैठना है सुखासन में। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबा गहरा सांस लेंगे। एक और बार। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। जब भी हम योग करते हैं तो हम पूरे समय अपनी जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक सकारात्मक एटीट्यूड, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि कोई भी बीमारी जब हम उसके आसपास बार बार नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वो बीमारी और ज़्यादा बड़ा घर बना लेती है हमारे अंदर। तो जितनी देर आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी देर आपको इसकी चिंता से मुक्त हो करके सकारात्मक चीज़ें सोचनी है, जैसे कि ये परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर आप रोज़ाना अपने शरीर को ये बोलेंगे तो शरीर भी आपकी अच्छी चीज़ें ही सुनता है। तो इसीलिए एक स्माइल के साथ हम ये प्रैक्टिस को रोज़ाना अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोण आसन। इसके लिए हमें सुखासन से इस तरीके से अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ के बैठना है। बहुत ही आसान है ये योगासन, लेकिन इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेल्विक एरिया पे काम करता है, हमारे ओवरीज, यूट्रस की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों से इस तरीके से आपको अपने पाँवों को पकड़ लेना है। बाहों को सीधा करेंगे, चेस्ट को, छाती को बाहर की तरफ लाके अपनी जो चिन है सामने की तरफ लानी है। इसके बाद देखिए, सांस लीजिए, एडजस्ट कीजिए खुद को, और जितना हो सके ये जो थाइस है ना, इनको नीचे की तरफ लेके आइए मैट के पास। ठीक है, अगर आपका पाँव यहाँ तक आ रहा है इसका मतलब ये जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये अभी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो प्रेशर मत डालिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ये आप नीचे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लेके आना है। आंखें बंद कीजिए, लंबा गहरा सांस 10 सेकेंड यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। इसके बाद हम कर लेते हैं तितली आसन। तो तितली आसन बद्ध कोण आसन से ही करना है। दोनों पैर ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे कर दीजिए क्योंकि हमें ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लैपिंग करनी है। ठीक है, सामने देखिए, 30 बार कर लेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से पाँव ले जाइए बद्ध कोणासन में, फिर से 10 सेकेंड। लंबा गहरा सांस लेंगे, पीठ एकदम सीधी रखिए, जितना हो सके अपनी जांघों को नीचे मैट की तरफ लेके जाइए और दबाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स, आंखें खोलिए, थोड़ा सा पाँव आगे, फिर से बटरफ्लाई 30 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बद्ध कोणासन में फिर से आ जाइए, 3 बार करना है हमें। लंबा गहरा सांस, रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए। पूरे पेल्विक एरिया में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है, फिर से आ जाइए, बटरफ्लाई कर लेंगे 30 बार। आगे थोड़ा सा पाँव लाके, बाहें देखिए सीधे ही रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से सुखासन में आ जाइए। फिर से दोनों पाँव को ऐसे जोड़िए, थाइस को थोड़ा दूर लेके जाएंगे और आगे की तरफ आपको थोड़ा सा झुकना है। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, थोड़ा और नीचे आइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप ऐसे सर लगा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इतना ऊपर ही रहिए। धीरे से आ जाइए वापस। अब कर लेते हैं मालासन। मालासन के लिए देखिए, आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों पर आके बैठना है। जितना हो सके इन थाइस को खोल दीजिए। ठीक है, चेस्ट आपका सामने सीधे रहेगा। दोनों हाथों की हथेली को नमस्ते मुद्रा में ला करके आपको जोड़ना है। पीठ एकदम सीधी रहेगी, चेस्ट खुला हुआ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थाइस को अंदर नहीं लाना है। ये देखिए, कोहनी से धक्का दीजिए चेस्ट आगे, और ये हुआ मालासन। इसमें 10 सेकंड हमको रुकना है, फिर हम स्क्वाट्स करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी 5 बार। ठीक है, सबसे पहले इधर इस पोजीशन में आ जाइए। कई बार महिलाओं को इस पोजीशन में बैठने में दिक्कत होती है, तो उसका एक तरीका है कि आप या तो कोई तौलिया या ऐसा कोई ब्लॉक है, बेसिकली आपको इतनी चौड़ाई, मतलब इतना गहरा आपको कोई चीज़ चाहिए जिस पर आप बैठ सके, क्योंकि मालासन में बैठते वक्त इतना ही गैप आपके पास होता है। ठीक है, तो हिप्स के नीचे आपको ये ब्लॉक को रखना है। इससे क्या होगा, आपको शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है, दर्द हो रहा है ऐसे बैठने में, तो ये ब्लॉक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैठ जाइए। और रही तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रुक जाइए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरे समय आपको गहरी सांसें लेनी है। अब जो मैं स्क्वाट्स आपको बोल रही थी वो कैसे करना है, आपको दोनों हाथों की जो हथेली है इस तरीके से अपने बिल्कुल जो हिप्स है ना उसके सामने खोल देनी है सारी उंगलियां। अब क्या करेंगे, हथेलियों पे थोड़ा सा वजन डालिए। ठीक है, इनहेल, एक्सेल। ठीक है, आसान है। चलिए 5 बार करेंगे।
इनहेल, सांस अंदर, सांस बाहर। 1 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5, फिर से होल्ड, रुकना नहीं है। 1 2 3 4 5, हाथ ले आइए नीचे, शुरू करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, अप डाउन। 5, मालासन में ही रहिए। तीसरी बार, सामने देखिए, आंख बंद कीजिए और एकदम आराम से लंबी गहरी सांसें लीजिए 10 सेकंड तक। चलिए फिर से 5 बार करेंगे। हथेली आगे, इनहेल, सांस अंदर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से आ जाइए वापस सामने। फिर से 10 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से आंखें खोल दीजिए और फिर से सुखासन में आ जाइए। अब कर लेते हैं उपविष्ट कोणासन, जिसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को दोनों तरफ इस तरीके से खोलना होगा। पहले एक पैर खोलिए, ठीक है, और दूसरा पैर। जितना आपसे खुलते हैं पैर उतना खोलिए। आपको एक वी का आकार देना है अपने दोनों पैरों से। फिर जो दोनों पैरों के बड़े अंगूठे हैं अपनी तरफ, उनको एकदम सक्रिय करना है, एक्टिव करना है। आपकी पीठ एकदम सीधी रहेगी, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए। थोड़ी देर यहाँ पर आपको ब्रीदिंग करनी है। थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए हल्के से आगे आइए। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पीठ को ना मोड़ें, आपको मुड़ना अपने यहाँ कमर से है, ठीक है। तो दोनों हाथों को यहाँ रखा हुआ है। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना है, ठीक है। जितना आप आ सकते हैं उतना, लेकिन पीठ पूरी सीधी है, चेस्ट आगे की तरफ, पैर देखिए एकदम सक्रिय है। आगे एक ब्लॉक इस तरीके से आपको रखना है, कोहनी को ऐसे नीचे, यहाँ पर आप रुक जाइए। सांस लेते रहिए, पीठ पूरी सीधी रहेगी। फिर दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी एड़ी के पास वापस। आज आपको जितना झुका जा रहा है आराम से आपको उतना ही करना है, ठीक है। हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, तो आप रोज़ाना जब अभ्यास करेंगे तो जैसे मैंने नीचे सर पूरा अपना टच कर दिया था, ऐसा ही आप भी कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, आप लोग ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3 बार करना है। चलिए फिर से कर लेते हैं। सांस भरिए, होल्ड कीजिए, लंबी गहरी सांसें, पैर सक्रिय रहेंगे। दोनों हाथों से पकड़ के नीचे आ जाइए। धीरे से वापस। तीसरी बार कर लेंगे, फिर से शुरू करते हैं। अंदर सांस लेनी है, छोड़िए, कोहनी को आगे लाइए ब्लॉक पर,
इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट कीजिए। सामने देखिए, आंखें चाहे तो मेरी तरह बंद कर लीजिए। अभी हो सकता है आपको ऐसा करना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा धीरे धीरे आपको इसी आसन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी एंकल पकड़िए, सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए फिर से एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। रुकिए यहाँ पे। धीरे से आ जाइए वापस। 3 बार हमने किया उपविष्ट कोणासन। ये आसन भी बहुत ही शक्तिशाली है, आपके फाइब्रॉइड्स में आपको बहुत मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों पैरों को वापस ले आइए। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सबसे पहले जाना होगा दंडासन में। दोनों पैरों को आगे इस तरीके से खोल दीजिए। इस तरीके से आपको सिटिंग बोन पर बैठ जाना है। पीठ सीधी रखिएगा। पहले एक लंबा गहरा सांस ले लें। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक पैर को, ये मैं लेफ़्ट लेग ले रही हूँ, इसको फोल्ड करेंगे। इसकी एड़ी को उठा करके दूसरे पैर की जो नी है, घुटना है, उसके बिल्कुल सामने आपको लेके जाना है, ठीक है। और ऐसा करते वक्त आपको फिर से एडजस्ट करना है कि आपकी पीठ मुड़े ना, ये एकदम सीधी रहे, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी जो आज हम आसन कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे श्रोणी एरिया, पेल्विक एरिया जिसको कहा जाता है, उस पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारी यूट्रस होती है। तो ये जो आसन है ना, आपके अंगों के ऊपर जमी हुई चर्बी को भी कम करते हैं। तो वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो वॉक करेंगे और ये वाले सब आसन करेंगे और डाइट फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखेंगे। घुटना एकदम छाती के सामने रखते हुए अपने हाथ को इस तरीके से रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप चिन्ह मुद्रा भी बना सकते हैं। ये देखिए, पीठ एकदम सीधी। दूसरा हाथ आपको घुमाते हुए लाना है और अपने कूल्हे के एकदम बीच में पूरी उंगलियों को फैलाते हुए इस तरीके से पाम को नीचे रखना है। देखिए कंधे एकदम सीधे होंगे और आप पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ पे होल्ड, 1 2 3 4 और 5। धीरे से आ जाइए वापस। यही चीज़ दोबारा से दूसरे पैर के साथ भी कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आया, छाती के सामने चेक किया, हाथ को रखा, मुद्रा बना ली, इनहेल, एक्सहेल और ट्विस्ट कर लिया। 1 2 3 4 5। धीरे से पाँव वापस। सब साथ में कर रहे हैं, एक बार करने से भी हो जाएगा। समय ज़्यादा है तो यही चीज़ आप 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर लेंगे कैट काउ, मर्जरी आसन, बितली आसन, जिसके लिए सबसे पहले टेबल टॉप में आ जाना है, ठीक है। पीठ एकदम सीधी रहेगी और जो मेरी जांघें हैं मेरे हिप के बराबर ही खुले हुए हैं, ठीक है। सामने देखिए, कैट काउ के लिए सबसे पहले सांस लेंगे। ये कमर को अंदर की तरफ, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, कर्ल करेंगे और ऊपर सांस भरते हुए देखना है। ये काउ है, ठीक है। बितली और एक्सेल करेंगे तो कैट में जाना शुरू करेंगे, मर्जरी आसन। सांस भरेंगे काउ, सांस छोड़ेंगे कैट। 5 बार कर लीजिए। सांस भरिए, ऊपर ऊपर ऊपर। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी है। एक्सेल, इनहेल अप, धीरे से वज्रासन में आ जाइए। कैट काउ के बाद अधोमुख सनासन कर लेते हैं। दोनों हाथों को आगे लेके आए, बड़े अंगूठे का सहारा लेंगे और हिप को हवा में उठा दीजिए। पैरों को सीधा कीजिए। 10 सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। आपकी दृष्टि आपके चेस्ट पर रहेगी। 1 2 और अंदर जाइए। 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से आ जाइए टेबल टॉप में, फिर वज्रासन में। अब कर लेते हैं अंजनी आसन, जिसके लिए फिर से हमें टेबल टॉप में ही जाना है। अब हम क्या करेंगे, एक पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अपने चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में पैर को रखना है, ये देखिए इस तरीके से। सामने देखेंगे, इनहेल अप, 1, 2, 3, चेस्ट एकदम सामने की तरफ रहेगा। पीछे देखिए पैर एकदम रिलैक्स्ड है, ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10। सांस भरें, छोड़ें, वापस जाएंगे। दूसरा पैर लेके आइए, धीरे से उठाइए, फिर से इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरें, छोड़ें, वापस जाइए, वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स। यहाँ से हम पेट के बल लेट करके भैकासन करेंगे, जिसके लिए आपको सीधे इस तरीके से आ जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, आगे वाले हाथ से चेस्ट को सहारा देंगे, इस हाथ को पीछे लेके जाएंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सामने देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। अब ये वाला हाथ रख दीजिए और दूसरा पाँव, ये देखिए इस तरीके से दबाना है। हाथ की जो पोजीशन है वो देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। वापस ले जाइए और पूरे समय आपको सांस लेते रहना है। फिर से कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए खुद को। धीरे से वापस एक और बार दूसरे पैर से कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आ जाइए, दोनों पैर नीचे, चेस्ट को नीचे कर लीजिए। अब यहाँ से हम जाएंगे धनुरासन में। धनुरासन के लिए आपको दोनों पाँव को इस बार फोल्ड करना है, मोड़ लेना है, ठीक है। अपने हाथों से अपनी ये देखिए एंकल को इस तरीके से पकड़ना है। थोड़ा सा पैरों को अपने शोल्डर के बराबर या उससे थोड़ा कम ही खोलेंगे, सामने देखेंगे। अब सांस भरते हुए अपनी जांघों को और अपनी छाती को हवा में लेके जाएंगे। सामने देखिए, सांस भरिए, रुकिए यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आ जाइए। 2 बार और करेंगे। सांस भरिए, अप। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। चाहे तो पूरे पैर ऐसे नीचे ले जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। चलिए तीसरी बार कर लीजिए। पैर मोड़िए, पकड़ लीजिए, सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। वेरी गुड। उठ के बैठ जाइए। अब हम कर लेते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको सांस जो अंदर लेनी है
वो सक्रिय नहीं होगी, यानी कि धीरे से ली जाएगी और बाहर झटके से छोड़ी जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो आपको 20 बार ये स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्ट्रोक का मतलब इसको एक स्ट्रोक कहा जाएगा, ऐसा 20 बार आपको करना है। ठीक है, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 20 बार और करेंगे। सामने देखिए, दोनों हाथों से बना लेंगे चिन्ह मुद्रा, चेस्ट एकदम सामने की तरफ रहेगा। इनहेल करके ज़ोर से एक्सहेल करना है। ठीक है, टाइमर आएगा, उतनी देर आपको करना है। धीरे से आंखें खोल दे। 20 बार और करेंगे, आंखें बंद। धीरे से आंखें खोल दीजिए। आप इतना भी करेंगे पूरे अभ्यास के साथ तो इनफ है, फिर भी समय है तो आप ये अभ्यास ज़्यादा कर सकते हैं। 20-20 के जो स्ट्रोक मैंने 2 बार कराए हैं, इसको आप 4 से 6 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अब हम कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। ठीक है, दोनों आगे की उंगलियों को मोड़ देंगे इस तरीके से। एक हाथ से आपको बनानी है चिन्ह मुद्रा। इसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी कि चंद्र नाड़ी से शुरुआत करनी होती है। पहले वहाँ से अंदर लेना होता है, राइट से बाहर निकालना होता है, राइट से ही फिर अंदर ले लेना होता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी कि बाईं नासिका से पूरा बाहर छोड़ देना होता है। तो बाईं नासिका से शुरू करके बाईं नासिका पर ही ख़त्म करेंगे। ये हुई एक साइकिल। ऐसा हमें 10 बार करना है। ठीक है, धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी रहेगी, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, विष्णु मुद्रा बना लीजिए, आंखें बंद कीजिए। मेरे साथ ही आपको फॉलो करना है। पहली साइकिल शुरू करते हैं। सांस अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब उसी से फिर अंदर ले लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए लेफ्ट से। दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, सांस अंदर और बाईं नासिका से बाहर। पांचवी साइकिल शुरू करेंगे। बाईं नासिका से सांस अंदर, छठी साइकिल शुरू। जितना लंबा सांस अंदर है उतना ही छोड़ना है, छोड़ दीजिए बाहर। सातवीं साइकिल कर लीजिए। सांस अंदर, बाहर, फिर से अंदर, दाईं नासिका से छोड़ दीजिए। आठवीं साइकिल शुरू करेंगे। सांस अंदर और बाहर। नौवीं, छोड़ दीजिए। फिर दाईं नासिका से अंदर ले लीजिए सांस, बाईं से बाहर।
10वीं आखिरी साइकिल, छोड़ दीजिए। धीरे से अंदर, हाथ आ जाएगा वापस। आंखें बंद रहने दीजिए। नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। ओम का उच्चारण। आंखें बंद रहने दें, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। अपने चेहरे पर, गर्दन, कंधे, अपने पेट पर, जांघों पर, नीचे पैरों पर लगा के धीरे से आंखें खोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डाइट से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको ये फाइब्रॉइड्स को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैवी ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स में, जिसके कारण आपकी जो एनीमिया की शिकायत है वो बढ़ सकती है, आपके अंदर ब्लड की कमी हो सकती है। तो आपको अपनी ये ब्लड की पूर्ति करनी है। आपका जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें कई सारी चीज़ें हम आयरन से भरपूर लेते हैं, लेकिन शरीर में जाने के बाद फिर भी वो हमें नहीं लगता, यानी कि एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता। इसके लिए मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिसमें आपको अपनी आयरन रिच फूड जो हैं उसके साथ में विटामिन सी से भरे हुए जो फूड हैं वो साथ में लेने हैं। जब हम इनको साथ में लेते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे आयरन रिच फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो आपकी जो खून की कमी है उसकी शिकायत धीरे धीरे दूर होने लगती है। सबसे पहला टिप ये कि जो भी आप दालें खाते हैं, जैसे कि छोले हो गए, राजमा हो गए, तुअर की दाल, मसूर की दाल, कोई भी दाल है, उसके साथ में आपको 1 या आधा कटोरी कटा हुआ कच्चा टमाटर सलाद के रूप में खाना है। तो जो आपका टमाटर होता है उसमें अच्छा विटामिन सी मिलता है, आपकी दालों में हीम होता है, यानी कि जो मैं आयरन रिच फूड बता रही हूँ, इनका जब आप साथ में लेते हैं तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, जो भी आप हरी पत्तेदार सब्ज़ी खाते हैं, जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गया, इनकी सब्जियों के ऊपर आपको थोड़ा सा डालना है नींबू। तो नींबू हो गया विटामिन सी फूड, और स्पिनच और ये जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं इसमें काफ़ी आयरन होता है। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू का डाल लेंगे तो आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तीसरा है विटामिन के। ये एक ऐसा विटामिन है जिसको अगर आप अपने डाइट में अच्छी मात्रा में लेते हैं तो जो हैवी ब्लीडिंग जिन लोगों को होती है, पेन होता है, काफ़ी भारी पीरियड्स होते हैं, उसमें कमी आती है। विटामिन के हमें किस में मिलता है? ये मिलता है हमें गोभी में, पत्ता गोभी में, ब्रोकली में। इसके साथ हमें ये मिलता है अंजीर यानी कि फिग में। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो कोशिश करें कि हर दिन आप इनमें से कोई एक चीज़ थोड़ी सी ले रहे हैं तो आपका विटामिन के अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आपके पीरियड्स के दिन चल रहे हैं तब अपने विटामिन के का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका लंच हो जाता है, लंच होने के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको काजू, कम से कम 2 से 4 काजू लेने हैं। उसके बाद पम्पकिन सीड आपको 1 चम्मच लेना है। स्क्रीन पे मैं पिक्चर भी दिखा दे रही हूँ, आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके साथ 4 किशमिश, ये तीनों चीज़ें आपको एक कटोरी में लेनी है। इसके साथ आपको कुछ फल लेने हैं, जैसे इनमें आयरन होता है। फल कौन से होंगे? जैसे कि अमरूद हो गया, गुआवा, कीवी हो गई, पपाया हो गया, एप्रीकॉट हो गया। ठीक है, ये पिक्चर में दे रही हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये आप देख लीजिए। इन चीज़ों को साथ में आपको लेना है। शाम को आप 4 से 5 बजे के बीच में, बेसिकली आपको अपने लंच और डिनर के बीच में इसको लेना है। ये भी आपके आयरन को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ अगर आपका एनीमिया डायग्नोस हुआ है और आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवाई दी है तो वो भी आपको लेनी है।
एक ही चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, जब हम आयरन की गोली खाते हैं तो उसके साथ हमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम होता है वो हमारे आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शनरी होता है। तो अगर आपने आयरन की दवा शाम को ली है तो उसके 1 से 1.5-2 घंटे के बाद ही कोई डेयरी प्रोडक्ट यानी कि कैल्शियम से भरी हुई कोई चीज़ लेनी है। और अगर आप कोई कैल्शियम की दवा भी ले रहे हैं तो कैल्शियम सुबह ले लीजिए और आयरन आपको शाम को लेना होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको कम से कम 2 घंटे का गैप देना है। आशा करती हूँ कि आज की जो जानकारी है आपके काम आए। फिर भी कोई सवाल या जवाब है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपसे बात करूँगी। फिर किसी और विषय पर आपसे दोबारा मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।